हमारी एक क्लाइंट बनी थी 2017 में। शी वॉज अ रिसेप्शनिस्ट। शी वॉज मेकिंग अराउंड 25,000 रुपीज अ मंथ। उन्होंने 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू किया। उनका पोर्टफोलियो 60 लाख क्रॉस कर गया था लास्ट वीक। 60 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में सिक्योर नहीं है, या सिप में, या शेयर मार्केट में। वो शेयर मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे और लोगों ने पैसा निकाल लिया। Everything is more of psychology, is more of behavior, is more of mindset than numbers, than finance, than any other thing in this world. कुछ तो पैसा एफडी में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? FD एक सर्टेन अमाउंट करनी चाहिए जो माइंडसेट एक्चुअली में हमारे यहाँ पर थोड़ा सेफ जोन में चलने वाला है ना। गाड़ी ले ली और घर ले लिया, अपने सेफ हो गए। वो मर्सिडीज क्या काम की जिसमें आप टेंशन में बैठ के दुनिया को दिखाने के लिए चला रहे हो। उससे अच्छा मैं बोलूं अपनी मारुति चलाते हैं और अपन खुले आम ऐशो आराम मजे से जी रहे। EMI तो एक ऐसी चीज हो गई कि आपने 25-30 साल के लिए शादी कर ली है। आप है ना बहुत बड़े ट्रैप में हो कि मुझे कुछ भी करके अब जहाँ भी मुझे 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख सैलरी मिले वहीं जाना पड़ेगा, भले कितना भी बड़ा लोन हो। हम क्या देखते हैं, घर के नीचे नेम प्लेट पे नाम क्या लिखा है। कमाने जरूरी है, पैसा बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब मुझे समझ में आता है कि शायद वो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के बिना संभव नहीं है। आप पैसे के पीछे भागोगे तो शायद सक्सेस नहीं आएगा। आप प्रोफेशन के पीछे भागोगे तो पैसा ऑटोमेटिक आता है। क्या एक मिडिल क्लास के लिए फाइनेंशियली फ्री होना संभव है, या एक खाली ये बज़वर्ड रह गया? आकाश भाई, बहुत सीधा सा सवाल है। पैसा कमाना ना आजकल बच्चा बच्चा जानता है। बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं सिखा रहे हैं, ऑनलाइन पे बहुत सारा चल रहा है। पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पैसा बनाना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप पिछले 30 साल से इसी काम में हो, तो मैं वही जानना चाहूँगा कि कैसे पैसा बना सकते हैं, पैसे को पैसा कैसे खींचता है, वो मैं ट्रेड सीक्रेट आज आपसे जानना चाहता हूँ। सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने पूछी है। इंडिया में ना सब लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि पढ़ाई करो, अच्छा एजुकेशन लो, नौकरी मिल गई, घर ले लिया, गाड़ी आ गई, तुम्हारी लाइफ सेट हो गई, ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पर है ना मेजॉरिटी लोगों का एंड हो जाता है। तो लोग इसके आगे सोच नहीं पाते कि भाई अपने को अभी आगे क्या करना है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सबको लगता है कि अपना लाइफ सेट हो गया। तो लाइफ सेट के बाद वाली जो जर्नी है ना, वहां पर मेजॉरिटी लोग उसी वजह से पहुंच नहीं पाते। ओके, दिस इज वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर योर करियर कि आप पैसा कमाना शुरू कर दिया है। माइंडसेट एक्चुअली में हमारे यहाँ पर थोड़ा सेफ जोन में चलने वाला है ना, कि भी गाड़ी ले ली और घर ले लिया, अपने सेफ हो गए। सर, इंडिया में स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में पब्लिक क्या कहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में इंपॉर्टेंट है कि आपके रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं। आपका रिश्तेदार ने आपने 1 BHK लिया और आपके कोई कजिन ने 2 BHK ले लिया, तो आपको फिर 2 BHK लेना पड़ेगा। तो इंडिया में वो वाली रेस चलती है। इंडिया में लोग क्या कहेंगे पे फोकस बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि पब्लिक को लगता है कि मैंने घर भले ले लिया, भले कितना भी बड़ा लोन हो, क्योंकि कोई थोड़ी बताएगा कि मैंने घर लिया उस पे इतना लोन है, नहीं बताता। हम क्या देखते हैं, घर के नीचे नेम प्लेट पे नाम क्या लिखा है और नेम प्लेट पे बैंक का नाम नहीं आता, खुद का नाम आ जाता है। एग्रीड। तो हमको ये नहीं पता है कि कितने प्रेशर में या क्या करके उन्होंने लोन लेके, कितना बड़ा लोन लेके घर ले लिया। हम लोग सिर्फ फाइनल आउटपुट देखते, उसके पीछे उसको 30 साल 25 साल अपना जीवन का देना है, एक EMI पे करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, तब जाके घर खुद के नाम पे होगा। ये पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, उसी के लिए आपने जो पहला सवाल पूछा वो बहुत ब्यूटीफुल सवाल था कि इंडिया में ना पैसा कमाने तक सब कुछ एंड हो जाता है। वो पैसा जब कमाया उसके बाद क्या, तो ना कोई फॉर्मल एजुकेशन है, ना हमको कोई वेल्थ मैनेजमेंट सिखाते हैं। हमको क्या सिखाते हैं, पैसा कमाओ। 2 चीजें मुझे लगता है इंडिया में सिखाते नहीं है। एक, शादी के बाद अपने पार्टनर को कैसे संभालो, और एक पैसा कमाओ तो पैसे को संभालो कैसे। दोनों चीजें सिखाते नहीं है। सर, मुझे लगता है पहली वाली चीज तो किसी को नहीं आती है लेकिन सिखानी चाहिए। तो उसके लिए कोई टीचर ढूंढना पड़ेगा। वो टीचर भी सही बात है। और दूसरी चीज है सर, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। वो मिथ ये है कि हम पैसा कमाएंगे तो ऑटोमेटिकली रिच बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली सब चीज फॉल इन प्लेस हो जाएगी, जीवन सेट हो गया। ये वाली जो चीज है ना, वो बहुत बड़ी मिथ है। मैं आपको एक सर सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हाउ डू यू कंसीडर माइकल जैक्सन? माइकल जैक्सन को आप क्या कंसीडर करते हो? अच्छा डांसर थे, बहुत बढ़िया, म्यूजिक के अंदर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बराबर। वो बहुत बड़े डांसर थे, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद भी लोग उनको जानते हैं। तो मतलब उनको नेम पक्का मिल गया।
फेम तो बहुत ही मिल गया, और उनकी लाइफस्टाइल मतलब उनका बंगला देखोगे तो बंगले के अंदर एक ट्रेन जाती थी कि वो बंगला पूरा कोई घूम सके फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, तो उन्होंने एक मिनी ट्रेन जैसे सब चीजें बनाई थी. सो दिस इज नेम, फेम, मनी, अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ है. तो इज दिस अ सक्सेसफुल पर्सन? हाँ तो सक्सेसफुल है. बराबर. जब उनकी डेथ हुई तो मुझे लगता है मोर देन 200-300 मिलियन डॉलर का डेट छोड़ के गए. 200-300 मिलियन का डेट छोड़ के गए, क्योंकि वो लाइफस्टाइल जो दिखावे वाली लाइफस्टाइल थी उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने कितना डेट लिया, उनके कितने अपार्टमेंट जो थे वो रेंट मतलब डेट में थे, बैंकरप्सी फाइल नहीं कर रहे थे, बट ही वाज ऑलमोस्ट बैंकरप्ट. तो ये बहुत बड़ी मीडिया न्यूज आई थी कि अ पर्सन, हाउ डू यू कंसिडर हिम सक्सेसफुल? इफ माइकल जैक्सन इज नॉट सक्सेसफुल व्हाइल बिल्डिंग वेल्थ, उन्होंने बाकी सब तो कर लिया, अच्छा काम, अच्छा पैसा, सब कुछ आ रहा था, बट व्हाट हैपेंड दैट ही वाज इन सच अ बिग डेट इज द क्वेश्चन. तो एग्जैक्टली जो आपका पॉइंट है कि पैसा कमाना इजी है, वो तो आपने इतना पढ़ाई कर ली है, इतना नॉलेज है, हार्डवर्क कर रहे हो, महीने के 200-250 घंटे अपने काम में डाल रहे हो तो ऑटोमेटिक पैसा आएगा. बट मैनेजिंग द वेल्थ इज द रियल गेम. जैसे हम बोलते हैं ना, हमको बचपन से सिखाया था कि ये 10th की एग्जाम है, ये 10th की एग्जाम क्लियर करना, अच्छे परसेंट लाना, तब भी आपका लाइफ अच्छा होगा, वरना कॉलेज अच्छी नहीं मिलेगी. जब कॉलेज अच्छी मिली तो बोला 12वीं में पढ़ाई करनी पड़ेगी, 12वीं में किया तो बोला ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के बाद पता चला ग्रेजुएशन की कोई इज्जत ही नहीं है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा. तो वैसे ही सर हमको एंड में सिखाया था कि भाई पैसा कमाओ, बट पैसा कमाने के बाद पैसा मैनेज कैसे करो कि वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करे, और वो वेल्थ बहुत ही बढ़िया वेल्थ क्रिएट हो. तभी सर आज आपको बुलाया है कि आपसे सीखा जाए कि पैसा बनाना कैसे है. 30 साल का एक्सपीरियंस आप लेके बैठे हैं, तो आज हमें वो ट्रेड सीक्रेट बताइए ना जिससे पैसा बनाया जाए. प्रॉब्लम तो समझ में आ गई मुझे, लेकिन भी पैसा में अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, मैं चाहूंगा कि आप उसके रियल स्टोरीज भी बताना. मैं 50,000 कमा रहा हूँ तो मैं कैसे पैसा बनाऊं, मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ तो, और अगर मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो, कि जो 40-50 करोड़ रुपए कमा रहा है ना वो तो बना रहा होगा मैं मान के चल लेता हूँ. मैं माइकल जैक्सन तो नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में माइकल जैक्सन जैसा माइंडसेट नहीं होगा, ये भी मानता हूँ, क्योंकि इतने दिखावे में नहीं है लेकिन ऐसा नहीं होगा. तो मुझे चाहिए कि आप मुझे ऐसे टिप्स बताओ कि ऐसे पैसा बन सकता है. सर बहुत सिंपल तरीका है. जो 50,000 रुपया कमा रहा है वो बाकी खर्चे वर्चे निकाल के ऑन एन एवरेज महीने का 15,000 रुपया तो बचा ही सकता है. लगभग 30% बचाए मतलब. अच्छा, 30-40% इज अ गुड रेंज. ओके. अगर आप फैमिली में साथ में रहते हो, पेरेंट्स के साथ रहते हो, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, तो आप तो उससे बहुत ज्यादा बचा सकते हो. ठीक है. आपका 15-20 हजार रुपए के ऊपर कोई पर्सनल एक्सपेंस हो नहीं सकता. ठीक बात है. तो आप बहुत ही ज्यादा बचा सकते हो. अगर आप कहीं और सिटी में रह रहे हो, को शेयरिंग में रेंट पे रह रहे हो, कुछ और रह रहे हो, ऐसी कोई कल्चर में मतलब ऐसी कोई जगह रह रहे हो, तो भी आप एनीवेयर बिटवीन 15,000 तो बचा ही लोगे. ठीक है. तो द फर्स्ट पॉइंट इज टू स्टार्ट. आप 50,000 कमा रहे हो, लाख रुपया कमा रहे हो, 5 लाख कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, जो भी कमा रहे हो. हम यूजुअली क्या सोचते हैं जब 50,000 कमाते हैं, यार लाख कमाऊंगा ना तब बचाना शुरू कर दूंगा. लाख वाला क्या बोलता है, यार लाख तो अभी आया यार, 2-3 लाख आने दे फिर मैं बचाना शुरू करता हूँ. 3 लाख वाला बोलता है आगे, आगे वाला बोलता है आगे. तो व्हेन इज द राइट पॉइंट टू स्टार्ट? तो हम लगभग 30% से शुरू करें. अब करें क्या उसका? सर लास्ट जनरेशन है ना, आपके फादर, मेरे फादर, आपकी फैमिली, मेरी फैमिली, ऐसे इंडिया में हजारों लाखों फैमिलीज, वो जो बोलते हैं लोअर क्लास से मिडिल क्लास में बहुत बड़ा इंडियन पॉपुलेशन आ चुका है, मिडिल क्लास बहुत बड़ा हो चुका है. तो मिडिल क्लास के पास आज बहुत सारी चीज नहीं है, बट हम बात करते हैं क्या है, तो उनके पास 3 चीज पक्का पक्का है, रोटी, कपड़ा और मकान. ठीक है. तो लास्ट जनरेशन ने वो मेहनत कर ली है कि आपके पास एक रहने को घर है, आपको खाना पीने का बंदोबस्त कर सकते हैं, और बाकी सब चीजें नॉर्मलाइज्ड है. अब आपको क्या करना है, 0 to 1 की जर्नी हो गई, 1 to 10 की जर्नी में जाना है. क्योंकि वो तो लास्ट जनरेशन ने स्ट्रगल करके वेल्थ बनानी है, पैसा बनाना है. बस एग्जैक्टली. बट वो मिडिल क्लास है, विच इज मेजोरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, विच इज मिडिल क्लास. तो वो मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, अपर क्लास में जाए कैसे, हाउ डू यू बिकम वेल्दी? तो वेल्दी बनने के लिए
निवेश करना बहुत जरूरी है। Okay. इंडियंस आर ब्यूटीफुल सेवर्स। हम बचत करना बहुत अच्छे से जानते हैं, हम फ्रूगल लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से जानते हैं। हमको मतलब लास्ट जनरेशन में आप देख लो, आपके फादर, मेरे फादर, सब में एक चीज कॉमन है। वो लोग बोलते हैं कि जहाँ बस जाती है वहाँ वहाँ बस से रिक्शा नहीं करनी, सही है। जहाँ चल के जा सकते हैं वहाँ बस नहीं करनी। तो फ्रूगल लाइफस्टाइल से तो जी लिया, बट फिर भी वो कहाँ आके अटके? मिडिल क्लास में। क्यों? क्योंकि सेविंग है। सो वी फेल टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, हम लोग को लगता है मैंने एफडी कर ली, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो मैंने 10 लाख डाला तो वो नेक्स्ट ईयर 10,60,000 हो गया, 10,70,000, 7% रिटर्न बन गया, 6% रिटर्न बन गया, जो भी बना। तो वो पता है 70,000 बढ़ा, तो हमारे दिमाग में क्या, अरे 70,000 रुपया मेरा बढ़ गया बैठे बैठे। बट सर इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हम उसको सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म में गिनते हैं, कंपेरेटिव टर्म में नहीं गिनते। कंपेयर किसके साथ करना चाहिए? लास्ट ईयर अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो रेंट का खर्चा था, ये साल रेंट बढ़ा। लास्ट ईयर गाड़ी आ रही थी 20 लाख रुपए की, आज 21-22 लाख रुपए की हुई है। महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ आप इन्फ्लेशन को जोड़ दो। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर की बात कर रहे हैं। महंगाई, एग्जैक्टली सर। अब महंगाई को देख लो तो आपको क्लियर कट समझ जाएगा कि महंगाई कितनी है, मेरा पैसा कितना बढ़ा, मैं डेफिसिट में हूं कि मैंने पैसा ग्रो किया, एब्सोल्यूट टर्म में ग्रो किया। फ्रूगैलिटी आपकी काम आई कि आपने कुछ पैसा बचा लिया, बट बचत से ये जनरेशन का काम नहीं चलेगा, वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। व्हाट इज वेल्थ सर? वेल्थ क्रिएट नहीं होगा, बट व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ इज अमाउंट ऑफ मनी यू मेक ओवर एंड अबाउ इन्फ्लेशन। महंगाई के ऊपर आप जितना भी पैसा बनाओ, दैट इज ऑल वेल्थ। ओके। अब आप समझो, आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिए, अपन गिनते आपने इन्वेस्टमेंट्स ठीक ठाक की है, वो 5 साल में 14% के रिटर्न के हिसाब से डबल हो जाएगी। ठीक है। तो आपका पैसा 10 का 20 लाख हो गया। ठीक है। और महंगाई बढ़ रही है 6% 7% से, तो वहां पर आपको लगेगा 14 लाख रुपया। ठीक है। कुछ XYZ चीज खरीदनी है, तो दैट 6 लाख रुपीज इज द वेल्थ दैट यू हैव क्रिएटेड। वो आपने पैसा बनाया है ओवर एंड अबाउ महंगाई। तो वेल्थ का फॉर्मूला ये है कि जो इन्फ्लेशन के बाद या मेरे खर्चे निकालने के बाद सब चीजें बच जाती हैं, तो जो मेरा पैसा बच गया, दैट इज अ वेल्थ। एम आई राइट? ओके, ये सही फॉर्मूला है। इससे मैं समझ सकता हूँ कि मुझे बनाना क्या है एक्चुअली में। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। ठीक है। और वेल्थ बनाने के लिए अभी तक आपने टिप नहीं बताया, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब आपको कुछ एडवाइजरी देंगे या कुछ देंगे तभी दोगे? टिप तो बताओ सर। हर जगह बोर्ड पे लगा हुआ है। okay. मतलब मैं तो वापस रिपीट कर देता हूँ, म्यूचुअल फंड सही है। हाँ लगा दो, ऐड तो बहुत आ रही है। ऐड तो बहुत आ रही है। तो वो जेन्युइनली सही है। तो अगर आपको निवेश करना है, आपको इन्वेस्ट करना है जहाँ पर आपका 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल का होराइजन है, तो म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड एज अ स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर फॉर एनी पर्सन। तो अभी तक जितनी बात हुई है ना, मुझे 2 चीजें समझ में आई हैं। एक कि आप जो भी कमा रहे हो, लगभग उसका अपना ब्रेड एंड बटर निकालने में 30% तक कोशिश करो उसमें से बचाने की, और वो जो बचा हुआ पैसा है उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। अगर आप 14% के आसपास रिटर्न ले पा रहे हो तो डाउन द लाइन 5 years। करेक्ट। अच्छा, ये ना माइंडसेट का सारा गेम है। मुझे अच्छी तरह याद है 2002 या 3 के आसपास मैं जब जॉब करता था, मेरी सैलरी 6,000 के आसपास थी। तो तब रेंट भी भरना होता था, खाना भी था, सारे मैं तो जयपुर रहता था। तो मेरे बॉस थे एक अमित सर, उन्होंने ना मेरा एक RD अकाउंट खोल दिया 500 रुपये का। मैं उनसे लड़ पड़ा, मैंने कहा क्या कर रहे हो, 6,000 में मैं बचा भी लूँ। वो बॉस थे तो बॉस के आगे कौन किसकी चलती है, तो मेरी भी नहीं चली, खोल दिया उन्होंने। बाद में समझ में आया कि वो 500 रुपये की वैल्यू जब मिले ना पैसे, तब समझ में आया यार कितनी बड़ी है। तब कट रहा था तो पता नहीं लगा, मुझे सीरियसली नहीं पता लगा, क्योंकि वो बैंक से जा रहा था, 1 आधे महीने लगता है, उसके बाद नहीं लगता। तो ये बात तो सही है, अगर माइंडसेट सही हो जाए ना। सर आपने बहुत सही चीज पकड़ी है। आपके जो भी बॉस थे जिन्होंने आपको गाइड किया, थैंक्स टू हिम। एक सिंपल चीज समझ लो, आपकी सैलरी है 50,000 रुपया, पहले महीने से अगर आपका 15,000 रुपया कट रहा है, 20,000 रुपया कट रहा है, तो आपको पता है ना कि 30,000 में ही जीना है। हाँ, देन यू विल मेक श्योर वो कैसे तोड़ मरोड़ के आप 30,000 में जी लो।
उसके लिए लोग बोलते हैं, एंड देयर इज अ फेमस कोट कि सेव बिफोर स्पेंडिंग। तो ये आपका माइंडसेट ऐसा बना देगी कि आपको पता है कि अब मुझे 30,000 में ही जीना है, मुझे 25,000 में ही जीना है, तो आपको अभी एक ये पैसे में आपको 30 दिन निकालने हैं। तो देन यू विल मेक श्योर हाउ डू यू डू इट। और सर आपने जॉब की बात की तो मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। मैंने आईसीआईसीआई बैंक में थोड़े महीने काम किया था, तो मेरी एक एसआईपी लगी हुई थी। ये बात है 2014-15 के आसपास की। तो मेरी एसआईपी लगी हुई थी एक फंड में, तो हर महीने पैसा कट रहा था। वो 10-12 महीने जब तक जॉब शुरू रही तब तक वो पैसा कटता रहा। मैं रिसेंटली अभी वो पोर्टफोलियो देख रहा था जो मैंने छोटा छोटा करके ऑलमोस्ट अराउंड 3,80,000 से लेके 4 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था वो समय में। उसका वैल्यू रिसेंटली जब मैंने देखा तो इट वॉज 23,54,000। कितनी पुरानी बात है? 2015 की। मतलब लगभग 9 सालों के अंदर 9 सालों के अंदर आपका 6 गुना के आसपास पैसा हो गया। एंड द ब्यूटी इज वो 4 लाख रुपया मेरे को याद भी नहीं था कि वो मैंने बचाया था। दैट स्टार्टेड इन समवेयर इन 2014-15। आज मैं देख रहा हूँ तो उसकी इतनी ब्यूटीफुल वैल्यू है कि अब देख के मजा आ रहा है कि वाह अच्छा किया मैंने वो टाइम पे पैसा बचा लिया। पर उसका सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है कि खुद का हार्ड अर्न्ड पैसा है। तो मैंने ऐसा ट्रैक रखा है कि ये वाला पैसा ना मैंने जॉब किया था ना वो टाइम का बचाया हुआ है। इट इज नो नीड टू सेग्रीगेट, बट दैट इज हाउ आई गेट अ मेंटल कि भाई ये वो पैसा है। अच्छा सर एक बात बताना, क्योंकि आप पिछले काफ़ी टाइम से इस लाइन में हो, मैं कहीं डेटा पढ़ रहा था, समझ भी रहा था और शायद मैं उससे अलाइंड भी हूँ, लेकिन मुझे जो उसका वैलिडेशन चाहिए। एक जो मिडिल क्लास आज के टाइम पे जो मिडिल क्लास है, जिसमें मान लेते हैं कि एक की इनकम 2 लाख रुपए है और उसकी वाइफ होम मेकर है, बच्चे उसके स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज गोइंग है, अच्छी जॉब में कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब कर रहा है, वो ऑब्वियसली इसको मेंटेन करने के लिए वो सारे खर्चे भी कर रहा होगा। वो शर्ट भी शायद 3,000-5,000 की पहन रहा होगा, जूते भी उसके 10,000 के होंगे। वहीं एक और लोअर मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें 5 मेंबर है, पांचों के पांचों काम करते हैं। शायद एक गार्ड है, शायद एक घर के अंदर काम करने जाती है, वो भी कुल मिला के शायद 1.5-2 लाख रुपए कमाते होंगे, लेकिन वो उतना खर्चा नहीं करते होंगे अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर, क्योंकि उनको उस ट्रैप से उससे बाहर आना है। और मुझे लगता है ऐसे करते जाएंगे तो जो 2 लाख रुपए कमा रहा है और अपना बहुत ज्यादा एक्सपेंस लाइफस्टाइल पे खर्च कर रहा है, तो वो तो एक टाइम के बाद लोअर क्लास में आ जाएगा, और जो लोअर क्लास है वो शिफ्ट हो जाएगी मिडिल क्लास में। एम आई राइट और रॉन्ग? सर शायद आप जो बोल रहे हो वो परफेक्ट सिनेरियो बताया। एक चीज होगी, वो मिडिल क्लास वाला शायद मिडिल क्लास ही रहेगा, लोअर क्लास वाला मिडिल क्लास में चला जाएगा, और वहीं से अगर वही फ्रूगल लाइफस्टाइल अपनाई तो वो शायद अपर क्लास में चला जाएगा। सर मिडिल क्लास वाला मुझे लगता है नहीं रहेगा, कारण क्योंकि इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, एक टाइम के बाद तो उसका बच्चा भी जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, जो भी करेगा, तो उसके अगर हम लाइफस्टाइल देखेंगे उसको मेंटेन करना ही मुश्किल हो जाएगा 60 के बाद। तो वेरी ट्रू, ये चीज हो सकती है, एंड दिस इज हैपनिंग अक्रॉस। ये बहुत सारी जगह आपको दिखेगी। अभी रिसेंटली मैं अभी एक क्लाइंट को मिला, तो वो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं यार उनके पास एक i10 गाड़ी है, तो ही इज मेकिंग गुड मनी, बट ही हैज अ फ्रूगल काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल कि भाई अपने को i10 चलानी है और थोड़े साल चलानी है, उसके बाद अपन अपग्रेड करेंगे, जितना खींचना है, मतलब वैसे वाले लॉजिक से, सो दैट आई बिल्ड वेल्थ, आई डोंट स्पेंड ऑन अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। उसका क्लियर कट माइंडसेट है। अभी लास्ट वीक हम लोग मिले थे, तो मुझे बता रहा था यार मेरा जो जूनियर है ना वो होंडा सिटी यूज कर रहे हैं, और मेरे को बोल रहा है सर आप ये क्या कर रहे हो, तो अब क्या करना चाहिए। सो जस्ट अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ पीयर प्रेशर ऑल्सो दैट पीपल आर फेसिंग, बिकॉज ही इज द बॉस, ही इज मैनेजिंग अ टीम, और उसके टीम मेंबर्स होंडा सिटी में आ रहे। जब हम लोग ने बातचीत की तब वो फाइनली कंफर्टेबल हुआ कि 5 साल बाद मैं कहाँ दिखूंगा, और 5 साल बाद ये होंडा सिटी जो EMI पे चल रही है वो कहाँ दिखेगा। एग्रीड। तो यहाँ ये समझ में तो एक क्लियर आ रहा है, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, वेल्थ तो आपको क्रिएट करनी ही पड़ेगी अगर आप मिडिल से लोअर में नहीं जाना चाहते तो। एम आई राइट? बिल्कुल। तो ये चॉइस वाला गेम नहीं रहा कि मैं सोच रहा हूँ कि नहीं मेरे सोचने से कि मुझे पैसा सिर्फ बचाना है FD के अंदर, तो ये चॉइस वाला गेम तो रहा ही नहीं। बिल्कुल। अगर आपको अपग्रेड करना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट, दैट सेट। बिल्कुल थंब रूल यही है। बिल्कुल सर। अब इसमें एक बात बताओ सर, क्योंकि अब ना सोशल मीडिया का जमाना है, एक वर्ड बड़ा फेमस हो रहा है, मैं अभी तक उसको समझ नहीं पाया, फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाना। और बहुत सारे लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे लिखा हुआ कि आई एम फाइनेंशियली फ्री नाउ,
बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आके अपना चार्ट दिखाते हैं या अपना स्टेटमेंट दिखाते, देखो मेरे पास इतने करोड़ रुपए पड़े हैं। एक व्यक्ति जो ईएमआई भर रहा है, जिसके बेसिक खर्चे बहुत हैं, बच्चे 2 हैं, एजुकेशन आपको पता है कितनी महंगी होती जा रही है, क्या एक मिडिल क्लास के लिए या जो एस्पायरिंग मिडिल क्लास है उनके लिए फाइनेंशियली फ्री होना संभव है या एक खाली ये बज़वर्ड रह गया है? सर बिल्कुल संभव है, अगर आपका इंटेंट है तो। इंटेंट मेरा है, मुझे आना है, मेरा इंटेंट है, मैं मान के चल रहा हूँ। जो मेरी ऑडियंस भी ना वो आई इसलिए कि भैया पैसा है, बता करना क्या, ये वाला इंटेंट पे लेके आए हैं। हाँ। सर आपका जब गोल क्लियर है ना कि हमको ये चीज करनी है, तो ऑटोमेटिकली वो बोलते हैं ना कि पूरी की पूरी कायनात आपको उसको पाने की कोशिश में लग जाती है और आप वो पा लेते हो। इसका मैंने ना सर बहुत इंटरेस्टिंग अभी एक एक्सरसाइज किया था, वहां से समझा था। नीचे वो कोयले जल रहे थे और सामने आपका गोल वो लगाया था। मैं एक ट्रेनिंग में गया था वहां और बोला कि फोकस ऑन गोल, ओके, एंड स्टार्ट रनिंग। जलते कोयलों पे बोला कि स्टार्ट रनिंग। 1 चला, 2 चला, 3 चले, एक चौथा आदमी था ना, वो नीचे देख रहा था, नीचे देख रहा था, नीचे देख रहा था। तो 4 में से हम आगे के 3 लोग निकल गए, चौथा आदमी जल गया। आपके पास चॉइस है, आप जीवन में निटी ग्रिटीज पे फोकस करोगे कि अब मेरे बच्चे हैं, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, तो अभी कौन फ्रीडम के बारे में सोचेगा, अब थोड़ा पैसा उड़ा लेता हूँ। फिर शादी हो गई तो अब मेरे पास अगर होम मेकर है या कुछ है तो अब मेरे खर्चे बढ़ गए। उसके बाद बच्चे आए तो खर्चे बढ़ गए। उसके बाद आप मिडिल एज में चले गए, घर बढ़ा लोगे, खर्चे बढ़ गए। उसके बाद पेरेंट्स रिटायर कर दिया तो आपके ऊपर उनकी भी डिपेंडेंसी शायद हो, तो खर्चे बढ़ गए। तो अगर आप यही बात करोगे तो आप 50-55 में बोलोगे कि आई एम लेट। वो पता है हम लोग एग्जाम में जब एग्जाम होती है उसके 1 रात पहले क्या सोचते हैं? काश तब पढ़ लेता। एग्जैक्टली, आई डोंट वॉन्ट दिस थॉट टू कम इन योर 50s कि काश। और तब आपको दिखता है, हम जब 50s में रहोगे ना तो बहुत सारे 50s वालों को दिखता है, यार मेरी इनकम थी, मैंने उस टाइम पे थोड़ा पैसा बचा लिया होता तो 2-2 हजार तो बचा ही सकता था, 5-5 हजार तो बचा ही सकता है। वो बूंद बूंद से जो पूरा का पूरा समंदर बनता है ना, वो वैसा बन जाता मेरा। फिर वो कैलकुलेट करता है कि मैंने 25 साल में इन्वेस्ट करना 2-2 हजार से शुरू किया होता, 5-5 हजार से शुरू किया होता, 15-15 हजार से शुरू किया होता, मेरी इनकम तो थी, मेरे बाजू वाले ने कर दिया, मैं क्या कर रहा था। सो बेसिक थिंग इज आपका माइंडसेट, इंटेंट अगर प्रॉपर है तो सेविंग सम अमाउंट ऑफ मनी एंड कीपिंग इट असाइड इज नॉट अ बिग थिंग। तो अभी आपके पास ऐसी कुछ रियल स्टोरीज भी हैं जिसको आपने देखा हो कि यार सच में इसने 10-12 साल अपना इन्वेस्टमेंट किया, सेविंग नहीं की, इन्वेस्टमेंट किया और वो फाइनेंशियली फ्री भी हो गया? अभी हमारी एक क्लाइंट बनी थी 2017 में, 16 एंड 17 के टाइम पे एक क्लाइंट बनी थी। शी वॉज अ रिसेप्शनिस्ट। जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं ना ऑफिस में, वो एक रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी। शी वॉज मेकिंग अराउंड 25,000 रुपीज अ मंथ। 25,000 बहुत आइडियल केस है, सही रहेगा, बताइए। हाँ जी। उन्होंने 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू किया। 25,000 में सिर्फ 5,000 बचा लिया उसने? ओके। बोला बाकी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं 5,000 रुपए बचा सकती हूँ। मैं उनको पर्सनली मिलने गया था क्योंकि जब फोन पे बात की ना तो मुझे वो एक ऐसा इंटेंट लगा, ऐसी फायर लगी उनके अंदर कि ये बंदा करेगा कुछ। तो मैंने बोला लेट मी बी अ पार्ट ऑफ हर जर्नी एंड लेट मी पुल हर आउट ऑफ वेरेवर शी इज। तो 5,000 रुपए से हमने शुरुआत की 2016 एंड के आसपास। फिर वो 5 का 10 किया। वो उनके लर्निंग्स में भी कुछ ना कुछ किए जा रही थी, वहां पर भी थोड़ा पैसा स्पेंड कर रही थी, खुद को अपग्रेड कर रही थी। तो वहां से थोड़ा एडमिन का काम मिला तो सैलरी बढ़ी, तो 5 का 10 हुआ, 10 का 15 किया, 15 का 20 किया, 20 का 25 हुआ। अभी उनका 25,000 अ मंथ जा रहा है। उनके बीच में उनकी एक कोई बहुत पुरानी कोई एफडी थी, वो रिन्यू हुई, तो रिन्यू किए बिना हमने इन्वेस्ट कर दिया और पैसा इन्वेस्ट किया, छोटा मोटा, कभी लमसम आया, बोनस आया, ये सब पैसा इन्वेस्ट करते गए। शी इज मैरिड एंड शी हैज अ हर किड, उनको एक सन है। तो ये स्टोरी चलती रही। हम लोग लास्ट वीक दोनों जन फोन पे बात कर रहे थे एंड वी बोथ गॉट इमोशनल, थोड़े बहुत आंसू भी टपक गए। रीजन क्या था? वो 5,000 से शुरुआत जो की थी, छोटी सी शुरुआत, उनका पोर्टफोलियो 60 लाख क्रॉस कर गया था लास्ट वीक। 60 लाख रुपए? 60 लाख रुपए 16 से लेके 25, मतलब 9 साल, 9.5 साल के अंदर 9 साल में उनका पोर्टफोलियो यहाँ पहुंच गया। और हम लोग ने अगले
6-7 साल का टारगेट बनाया अभी, उनका पोर्टफोलियो 2 करोड़ कैसे क्रॉस होगा। वाओ, करंटली Amazing. हर एक्टिव इनकम इज 75,000 अ मंथ। आज उनकी 75,000 रुपए की तनख्वाह है। 75,000 की तनख्वाह है और हम लोग बात कर रहे हैं कि वो 2 करोड़ कैसे क्रॉस करें, एंड दिस विल हैपन व्हेन शी इज 44 इयर्स ओल्ड। मतलब 25,000 से शुरू किया, अब 25,000 पे कमाने वाली एक फीमेल, यहाँ पे जेंडर भी मायने रखता है, अब उसने 60 लाख रुपए अभी अपने पास जोड़ के रख लिए हैं और वो 25 से 75 पे आ गई हैं और टारगेट 2 करोड़, मतलब अमेजिंग। एंड जस्ट इमेजिन सर, उनका प्लान क्या है वो आप सुनो। प्लान है 45th बर्थडे पे उन खुद को गिफ्ट देने वाली है, क्योंकि उनको थोड़ा टाइम खुद के लिए रखना है, बिकॉज शी हैज गॉन थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रगल, कभी टाइम नहीं मिला। तो एट 45 शी इज लुकिंग टू गो आउट ऑफ एक्टिव वर्किंग, और उनको महीने की 1.25 लाख रुपए की इनकम होगी। 1.25 लाख रुपीज इनकम कमिंग ऑन अ मंथली बेसिस। वो कैसे? सो देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड, अब एक फेज होता है अक्यूमुलेशन, जो अक्यूमुलेट किए जा रहे बट हाउ डू यू गेट फ्रीडम? फ्रीडम इज व्हेन आपको जो पता है कि मेरी जो भी इनकम थी वो इनकम को कोई सब्स्टिट्यूट है। ठीक है। अब पैसा कमाने क्यों जा रहे हो? क्योंकि मेरा महीने का खर्चा फिक्स्ड है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स्ड है, मेरा XYZ EMI है वो फिक्स्ड है। तो टू गेट आउट ऑफ इट यू नीड अ सब्स्टिट्यूट। मैं काम करके 1.25 लाख रुपए कमाऊंगी वो टाइम पे, या 1.25 लाख का मेरा टोटल खर्चे है, बाकी सब मिला जुला के। अब वही 1.25 लाख रुपए मुझे पैसिवली अगर आ रहे हैं तो इज देयर अ नीड टू वर्क? सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ दैट फीमेल who was earning 25,000 rupees a month will have a choice to decide. जो कि शायद सपने में सोच नहीं सकता एक प्राइवेट जॉब करने वाला। सर सपने में सोच ही नहीं सकता कि मैंने 5,000 से जो शुरुआत की थी, बीच में पैसे आते गए डालते गए, ये और आज 60 लाख पे, और हम लोग बात कर रहे हैं 2 करोड़ की। और अगर गलती से वो 44 के बदले वो बोलेगी ना कि अब मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ या कुछ कर लेती हूँ, अब 50 पे करना है, तो उनके पास 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस होगा। 5 करोड़ रुपए महीने का 3 लाख रुपया आएगा। ऐसे कितने सक्सेसफुल लोग हैं जो लोग को महीने का 3 लाख रुपया बैठे बैठे घर पे आने वाला है। एंड आइडियल मिडिल क्लास पर्सन आप जो बात करो वही सब प्रॉब्लम उनको भी है। उनको प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे की पढ़ाई है, उनको प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या है कि मेरे को ट्रैवल करना है, ओला से करूँ, रिक्शा से करूँ, ट्रेन से करूँ। तो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे टू रीच देयर, क्योंकि सैक्रिफाइस के बिना तो सर कोई कहीं पहुंचा ही नहीं है। हाँ भाई, अगर आपके पास टारगेट है तो ऑब्वियसली आप उसके लिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पाथ होगा वही तो लोगे आप। लेकिन एक चीज और समझ में आई आपसे बात करते करते, एक्चुअली में शायद माइंडसेट ही नहीं है इतना कि वेल्थ कितने नंबर तक बनानी है। जो आपने बात बोली ना कि मैंने टारगेट लिया है, जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने 3 करोड़ का, और यानी कि मेरे को टोटल 2 करोड़ तक का मुझे लेगा टारगेट है। तो टारगेट है तो फिर मैं पाथ चूज करूंगा कि मैं रिक्शे से काम चला लूं, मैं 2,000 के सूट के बजाय शायद 1,500 को ले लूं। मैं अपनी इच्छा भी नहीं मार रहा, और उसको क्योंकि मेरे पास एक टारगेट है, एंड गोल नहीं है, तो फिर आप शायद उससे 2,000 की जगह 4,000 भी खर्च करके आ जाओगे। बिल्कुल सर। और सर क्या होता है पता है, मैं बोलता हूँ स्लो एंड स्टडी रहना कोई बुरी चीज नहीं है। इट इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, ओनली थिंग इफ यू आर मूविंग डायरेक्शनली राइट। तो उनका जो सारा ऑब्वियसली बहुत सारी स्ट्रेटेजी लगी होगी, लेकिन फिर भी क्या मैक्सिमम चीजें आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही लेके जाते हैं या अलग अलग चीजें लेके जाते हैं? सर म्यूचुअल फंड है ना, उसमें हम लोग को इक्विटी ही पता है। हाँ, म्यूचुअल फंड में इक्विटीज भी है, डेट भी है। डेट मतलब फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम बोले तो 7-8% रिटर्न कंफर्म आएगा, बनेगा ही बनेगा, इतना तो अप्रॉक्स बनने के स्कोप है, वैसे वाली चीज भी है। उसके बाद गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारे कमोडिटीज के भी म्यूचुअल फंड है। तो इट इज अ हाइब्रिड काइंड ऑफ अ मिक्सचर इन आवर पोर्टफोलियो, कि जहां पर हर पोर्टफोलियो इज यील्डिंग क्लोज टू 15.5% CAGR रिटर्न टुडे। ओके सर एक माइंडसेट पे एक ब्यूटीफुल चीज बता दो प्लीज इसी चीज में। हाँ जी, ये जो फीमेल की बात कर रहा हूँ, उन्होंने उनके हस्बैंड का भी इन्वेस्टमेंट करवाया था शुरू, कि कर लो, शुरू करो। उनके हस्बैंड ने शुरू किया 2019 में, उन्होंने 2016-17 में किया, उनके हस्बैंड ने 2019 में किया। उनके एक ही फैमिली में हस्बैंड वाइफ में माइंडसेट डिफरेंस देखो। इनका पोर्टफोलियो 60 लाख रुपए का हो गया है और उनके हस्बैंड का पोर्टफोलियो
9-9.5 लाख रुपए, 10 लाख क्रॉस भी नहीं किया, थोड़ा पैसा बन रहा है, वो कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब कर रहे, पैसा निकाल लेते क्योंकि उनको कुछ काम आ रहा है, फिर बोल रहे हैं नहीं नया काम आ गया, फिर बोल रही है वो काम आ गया, फिर बोल रहे वो काम आ गया. एंड दैट फीमेल इज सो हेड स्ट्रांग, उसको पता है काम तो आता रहेगा, हम मैनेज कैसे करें ये पीरियड में टू मेक श्योर कि हम आगे पहुंच जाए. तो मुझे लगता है उनके हस्बैंड 10 साल 15 साल बाद अगर चेंज नहीं हुए तो उनका पोर्टफोलियो 20-25-30 लाख रुपए के करीब होगा, और यही कारवा चलता रहेगा कि काम आया निकाल लेता हूँ, ये आया निकाल लेता हूँ, वो आया निकाल लेता हूँ. और वो लेडी है, वो बोलते कुछ भी हो हमको इसमें मैनेज करना है. तो एक ही फैमिली में दो अलग माइंडसेट में, एक 60 लाख पहुंच गया और एक 9-9.5 लाख पे अटक गया. सो माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे आप बात कर रहे हो सर. एग्रीड सर और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ. मैं 2017-18 में एक फैमिली को मिला था, हस्बैंड वाइफ को, दोनों को जॉइंट प्लानिंग करनी थी. देवर फ्रॉम बैंगलोर स्टेइंग इन मुंबई, दोनों Okay. का देवर फ्रॉम बैंगलोर एंड देवर बोथ इनटू एक मार्केटिंग फर्म में काम कर रहा था, मतलब ब्रांडिंग फर्म में काम कर रहा था, अच्छी पोजीशन पे था. उनकी सैलरी अराउंड 2.5-3 लाख रुपए की थी. उनकी जो वाइफ थी वो एक अच्छे चेन ऑफ सैलून्स में काम कर रही थी, उनकी सैलरी अराउंड 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए थी. ठीक है. तो दोनों मिलके कमा रहे थे 3.5-4 लाख रुपए. ठीक है. तो 4 लाख रुपए में 2017-18 की बात कर रहा हूँ, आपके हिसाब से कितना खर्चा होना चाहिए और कितना पैसा बचना चाहिए? भैया बच्चे हैं उनके? नहीं, जब मैं अच्छा. मिला था तभी नहीं थे. 2017 में तो रेंट होगा मैं ख्याल मुंबई जैसे शहर में 40-50 हज़ार का रेंट होगा. 20-25 हज़ार अगर आलतू फालतू के शौक नहीं है तो इतना ही घर का खर्चा होगा. इससे ज़्यादा तो क्या होगा, बस लगभग 50-60 हज़ार, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. तो उनका मतलब आपके हिसाब से हाँ, मेरा तो अब तक बताया नहीं है, 70-80 हज़ार का मैं गिनता हूँ एटमोस्ट एक्सपेंस होगा. बिल्कुल. और ऑन एन एवरेज वो अगर 4 लाख रुपए कमा रहे दोनों मिलके तो 3-20 बचना चाहिए. ठीक है. मैं जब उनको मिला तो दिस वाज नॉट द केस. ओके. उन्होंने बोला कि अभी है ना हम लोग अच्छा कमा रहे हैं तो हम लोग है ना थोड़े अच्छे एरिया में घर लेते हैं. तो बॉम्बे में शिवाजी पार्क करके एरिया है जहाँ पर रेंट्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव. ओके. तो उन्होंने बोला वो घर के मतलब ऑफिस घर थोड़ा नज़दीक होना चाहिए, 15-20 मिनट्स का ट्रैवलिंग होना चाहिए. 2 जन ही थे तो बोला 1 BHK आइडियली 1 BHK लेना चाहिए. फिर उन्होंने बोला अगर अपने पेरेंट्स आ गए कभी रहने तो 2 BHK लेना चाहिए. फिर उन्होंने कुछ और ख्याली पुलाव बनाया एंड बिफोर आई मेट देम वो 2-3 साल जो भी उन्होंने किया होगा, दे वर स्टेइंग इन अ 3 BHK फ्लैट इन शिवाजी पार्क विच इज वन ऑफ द प्रीमियम एरियाज इन मुंबई. तो आप गिन रहे हो 80 हज़ार में 70 हज़ार में उनका घर चलना चाहिए. उनका रेंट था 1.25 लाख रुपए. 1.25 लाख रुपए रेंट दे रहे थे 2016 के अंदर. 17-18 में 3 BHK शिवाजी पार्क. फिर क्या था, एज बी से लोग क्या कहेंगे, ही वॉज इन अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, जो भी कुछ था. तो पहले ओला उबर से ट्रैवल करते थे, फिर बोलते ओला उबर बहुत हो गई, अब गाड़ी ले लेते हैं. तो उन्होंने जीप गाड़ी खरीद ली, जीप कॉम्पस. तो जीप कॉम्पस खरीदी तो उसका EMI शुरू हो गया. फिर हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में जाते थे, दोनों साथ में आते थे. वो छोड़ देता था फिर वो आते थे. कभी कभार आगे पीछे होने लगा, फिर कभी ओला नहीं मिली पीक टाइम पे नहीं है XYZ. तो बोला यार अभी तूने गाड़ी ले ली, अब मैं भी ले लेती हूँ यार, क्योंकि एक गाड़ी में काम नहीं हो रहा है. तो 2 गाड़ी खरीद ली. तो उन्होंने होंडा सिटी खरीद ली. तो एक EMI शुरू है 40-50 हज़ार रुपये का, उसके ऊपर और एक EMI शुरू हो गया 25 हज़ार रुपये का. EMI शुरू हो गए. उसके बाद उनकी लाइफस्टाइल, तो बोलते हैं वीकेंड पे यार हम लोग को एक ही बार टाइम मिलता है, वो खर्चा मत पूछो वीकेंड का. मतलब वो लोग डिनर पे जाएंगे, घर पे फ्रेंड्स को बुलाएंगे, पार्टी थ्रो करेंगे, तो 15-20 हज़ार रुपया कभी उड़ जाता था. और वो कभी मतलब ऑन एन एवरेज ट्वाइस अ मंथ ऐसा खर्चे हो जाते थे. फिर मेड थी, कुक थी, बाकी के खर्चे, जोमेटो, स्विगी, ये वो फलाना डिकना. और प्लस when you are young in your early 30s, so you like to spend on brands, you like to spend on things XYZ. और क्रेडिट कार्ड भी शुरू हो गया था. तो 4 लाख रुपया कमाने वाला आदमी, आप कैसे बिलीव करोगे कि दे वर लिविंग क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड मंथ ऑन मंथ. पर ये उनका जीवन चल रहा था. फिर उनको जब समझा कि पानी यहां नहीं अब यहां आ गया है, कि हमारे पास तो हम क्यों जी रहे हैं, कि भाई अगला महीना निकाल ले, हम क्यों काम पे जा रहे हैं क्योंकि अगला महीना निकाल ले. एंड दैट टू अर्ली इन योर करियर, इन योर अर्ली 30s.
तो मतलब 32-33 वाली एज थी दोनों की, तो तब दैट इज हाउ वी गॉट कनेक्टेड, दैट इज हाउ थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग। फिर उनको बोला भाई कॉस्ट देखो, ये देखो, वो देखो। जब वो कॉन्शियसली ये सब चीज़ें समझने लगे तब उनको घंटी बजी कि भाई हम जो कर रहे हैं दैट इज अ मेस, और अब उसके बाहर निकलने का हाई टाइम आ चुका है। That is how things started falling in place from there onwards. It was a long journey for them. Currently, they have a big portfolio for themselves. They are living a good lifestyle as well. खुद ने अभी घर भी खरीद लिया है रिसेंटली, एंड जो डेट भी लिया है घर के ऊपर, हाउसिंग लोन भी लिया है, वो भी लिमिटेड है, एंड दे आर हैविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ। अब तो उनको 2 बच्चे भी है, गोइंग टू गुड स्कूल्स, एंड नाउ दे आर मोर देन एनीथिंग। जब आप फाइनेंशियली ठीक हो ना तो स्ट्रेस लेवल्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी हो जाती है और आप प्रोफेशनली भी ग्रो करते हो। एग्री, 100% एग्री सर। वो मर्सिडीज क्या काम की जिसमें आप टेंशन में बैठ के दुनिया को दिखाने के लिए चला रहे हो, उससे अच्छा मैं बोलूँ अपनी मारुति चलाते हैं और अपन खुले आम ऐशो आराम मजे से जी रहे। सो अगर ये माइंडसेट जब आ गया तो आपको आपकी मारुति भी मर्सिडीज लगेगी, क्योंकि आपका माइंडसेट उस प्रकार से जा रहा है। ये बात से ना मैं मतलब बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। ऑडियंस आप भी बताना मुझे, मैंने 2010 के एंड में मैं जॉब छोड़ा था कि मुझे जॉब नहीं करना, और मैं अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करके चला था, तो मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना आगे। ठीक है, वो चीज़ें उस हिसाब से प्लान नहीं, मतलब उस हिसाब से वर्कआउट नहीं हुई। लेकिन जब कोविड आया ना तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनकी जॉब्स गई थी और अच्छा खासा उनका पैकेज था, 25-30 लाख के से ऊपर के पैकेज है सबके। वो 2-3 महीने भी सरवाइव नहीं कर पाए। हालत ऐसी हो गई कि यार वापस घर आना पड़ेगा, घर खाली करना पड़ेगा, कोई सामान बेच रहा है, कोई गोल्ड लोन ले रहा है। मैंने कहा यार तुम मतलब मेरे से डबल कमा रहे हो और ये हालात कैसे हैं। तो अब समझ में आया एक्चुअली में उस ट्रैप में फंस जाते हैं जिसको पीयर प्रेशर बोल रहे हो आप। वो माइंडसेट ही नहीं है, उनको लगता है कि ये बहुत प्रीमियम लाइफस्टाइल मुझे इसको जीना है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सर, आप जो बात कर रहे हो प्रीमियम लाइफस्टाइल जीना है। वो प्रीमियम लाइफस्टाइल लोगों को जीना क्यों है? दिखाने के लिए ना। पीपल आर फोकसिंग ऑन लुकिंग रिच, नॉट बिकम, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। और सर जिस दिन आपके पास पैसा आ गया ना उस दिन आपको ब्रांड की परवाह नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी, एग्रीड। वो क्या बोलते हैं, वो चड्डी में भी घूमेगा ना तो भी लोग उसको सलाम ठोकेंगे, या वो मेंटली तो प्रिपेयर्ड है कि मेरे को वो चाहिए भी नहीं, बिकॉज ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ इंटरनली। वो अंदर से एक अलग मजा आता है। सर इस बात से ना बहुत एक मजेदार चीज याद आ गई। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए ना एक कंपल्सरी होमवर्क देते हैं। बताओ सर। एक है ना बहुत बढ़िया मूवी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, 1 इडियट नाम की मूवी। 1 इडियट, ओके। 1 इडियट, वो मूवी जरूर देखनी चाहिए। वो बच्चे वाली मूवी कह रहे हो आप? एग्जैक्टली दैट। मैंने मेरे बेटे को भी दिखाई है। उससे पॉकेट मनी मांगना में से शुरू किया ना, मैं कहा पहले मूवी देख, क्या क्यों, मैं कहीं कंपलसरी है, देखेगा फिर मैं पैसे दूंगा। सर ये तो आपने शॉर्ट क्या बोलते हैं लाइसेंस ले लिया कि आपका बच्चा पक्का वेल्दी बनने वाला है अभी। बिल्कुल बनेगा, अकाउंट खोल दिया उसका हमने। मैं कहा पहले सेविंग अकाउंट खोल ले, उसके बाद तेरा बाकी जो भी करना होगा यू डिसाइड, विल हेल्प यू। ये मूवी का सर मैं चाहूंगा एक बार ऑडियंस को आप खुद भी बताएं प्लीज। सर इसमें ना 2 फैमिलीज बताए। एक फैमिली जिसके पास गाड़ी अच्छी है, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, शान और शौकत दिख रही है, पर जब वो डिनर टेबल पे बैठ रहे तो एक साथ इकट्ठा खाना नहीं खा पा रहे। बीवी बोल रही है ये चाहिए, पप्पा बोल रहे हैं वो मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया है, मेरा पैसा अटक गया है, दैट थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, दिस थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन पब्लिक को नहीं पता है। पब्लिक को क्या पता है भाई, दे आर रिच, दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स, एंड अंदर पता है कि भाई अंदर तो कहानी कुछ और ही है। समथिंग इज बिग टाइम मेस्ड अप, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग राइट। और दूसरे साइड पे एक दूसरा फैमिली है जो हवाई चप्पल पहन के घूम रहा है अंकल, फिर वो चड्डी पहन के घूम रहा है। वो सब्जी वाले से बोलता है ये 1 रुपया वापस दे, दैट इज द स्टार्ट ऑफ द मूवी। 1 रुपया वापस दे। बोलते अंकल 1 रुपया क्या है, तो बोलते अंकल तुम 1 रुपया पहले दो मेरे को, ही टेक्स दैट 1 रुपी बैक। तो सब बोलते कैसा कंजूस मारवाड़ी है, कैसा अंकल है, क्या करता है घर पे बैठे बैठे, क्या पता। और उसका फैमिली आप जब मूवी देखोगे तो समझेगा। वो
पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट समझा रहा है, उसका फैमिली साथ बैठ के पास्ता खा रहा है, वो बोल रहे हैं हमको वो 5-10 हजार रुपए के कॉन्सर्ट में नहीं जाना है, विल एंजॉय एट होम ओनली। इवन आफ्टर, और जब पता चला कि उस बंदे का कॉर्पस तो भाई 100 करोड़ रुपए का है, 100 करोड़। एंड ही वॉज लिविंग अ लाइफस्टाइल विच वॉज मिनिमलिस्ट, जहाँ खर्चा करना है खर्चा कर रहा था, पर वो ऐसा नहीं था सुस्त बैठा हुआ था। हिज मनी वॉज वर्किंग फॉर हिम, And that is called passive income. that is called having a mindset of passive income. Having a passive income, money is looking for you, you are not looking for money. आप सिर्फ उसको एक बार ठिकाने कर दिया, रिव्यू कर रहे हो और खुद की लाइफ एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि लाइफ में सर पैसा इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज नॉट एवरीथिंग। नहीं सर, मुझे अब मैं बोलूंगा इट्स एवरीथिंग, क्योंकि अभी हमने एक रिसेंट पॉडकास्ट किया था डॉक्टर अमित कुमार के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। मतलब मेरे लिए वो आई ओपनर था पॉडकास्ट। उन्होंने बोला एक ही रिश्ता है जब तुम पैदा हुए और जब तुम इस धरती से जाने वाले हो, जो तुम्हारे साथ शुरू से लेकर अंत तक चलने वाला है। बाकी सब बीच बीच में आते हैं, बीच बीच में जाते हैं, कोई भी हो। क्या जब पैदा हुए तो पैसा साथ चाहिए, चाहे वो दूध पीना हो, चाहे वो कपड़ा पहनना हो। जब अंत हुआ तो चिता को आग लगाने के लिए जो लकड़ चाहिए उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो पैसा सबसे पहला आपका इम्पॉर्टेंट आपका रिलेशनशिप है, उसको लेकर आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। तो पैसे से ऊपर तो ऑब्वियसली नहीं है चीजें, वो आपको क्रिएट करवा देता है अच्छे रिलेशनशिप, अगर आपका माइंडसेट वैसा है तो। वेरी ट्रू, बिकॉज दैट वन थिंग इफ इट इज सॉर्टेड, वो एक चीज सॉर्टेड है अगर जीवन में, तो बाकी बहुत सारी चीजें सेटल हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं, बहुत सारी चैलेंजेस कम हो जाती है, बहुत सारे रिलेशनशिप्स बेटर हो जाते हैं। इसमें एक चैलेंज अभी भी आता है, जैसे मैं मेरी भी बात करूं, मेरे साथ मेरे जैसे बहुत सारे और हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। अभी मैं राजस्थान से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, हम पैसा कमा रहे हैं तो ना फिक्स हो जाता है कई बार, फिक्स नहीं कहूँगा, उल्टा हम फंस जाते हैं, घर खरीदें या रेंट पे रहें। और ये बहुत डिबेटेबल है भाई, मैं इमोशनल एंगल पे बात करूंगा तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठता। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा वेल्दी माइंडसेट से बात करूंगा तो मैं समझना चाहता हूँ उस व्यक्ति से जो पिछले 30 साल से सेकंड जनरेशन में जो आपकी शाह इन्वेस्टमेंट में काम कर रहे हो आप, और आप लोग लगातार इतने सारे लोगों को हेल्प कर रहे हो, तो मैं आपका क्या माइंडसेट है, आप क्या समझते हैं इन चीज़ों से? सर लॉजिकली, इन्वेस्टमेंट वाइज, बाइंग अ हाउस इज नॉट अ लॉजिकल डिसीजन इन इंडिया। बट आप जब भी ऐसे डिसीजन लेते हो तो ये सिर्फ लॉजिक से काम नहीं करता, ये सिर्फ फाइनेंस से काम नहीं करता, ये सिर्फ नंबर से काम नहीं करता, ये काम करता है, एक बहुत बड़ा वेटेज है। और ये सबको मिला के मैं 49 बोलूंगा और 51% एक और चीज को बोलूंगा, वो है इमोशन। इंडिया में पैसा वैसा सब अलग है, घर के साथ एक बहुत बड़ा इमोशन जुड़ा है। तो बाइंग अ हाउस में मेरे को कोई डिबेट ही नहीं लगता, लेना चाहिए आपके हिसाब से। रेंटिंग वर्सेस बाइंग होता ही नहीं है, मैं तो एक ही लॉजिक में मानता हूं, फर्स्ट रेंट देन बाय। ये क्या है, थोड़ा समझाओ। पहले आप रेंट पे रहो। अच्छा, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल ले लो, आप कॉलेज में हो, आपको कोई लड़की पसंद आ गई, तब उसको डायरेक्ट शादी करते हो? नहीं, मतलब पहले तो खैर इतना ऑप्शन नहीं था, अब तो डेट पे जाते हैं तो अब मैं बोल सकता हूँ तो आप शायद उसके साथ दोस्ती होगी, दोस्ती के बाद डेटिंग होगा, डेट करने के बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे जहाँ आप बोलोगे कि वी आर इन अ रिलेशनशिप, सीरियस रिलेशन में है। आजकल एक स्टेप आगे जाते हैं, लिव इन भी होता है, और लिव इन के बाद आप डिसाइड करते हो कि अब नेक्स्ट लेग में जाना कि नहीं जाना। करेक्ट? एग्री। Why can't we do the same thing and not run directly towards the last thing? खरीदना तो मतलब आप यूजुअली कोई इंडिया में एक जन जो घर खरीदता है वो घर के साथ आपकी शादी हो गई है, बिकॉज चेंजिंग अ हाउस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग इन इंडिया। एग्रीड। क्योंकि उसके साथ बहुत खर्चे है, उसके साथ बहुत सारी चीजें, लगाव बहुत हो जाता है ना। हमारे यहाँ तो लगाव हो जाता है कि भाई इस घर को तो मैं वैसे भी नहीं बेचूंगा, इस एंगल में है। इंडिया में उसको घर बोलते हैं, इट इज नॉट अ होम, इट इज नॉट XYZ, वो घर है, घर में इमोशन इन्वॉल्व है, मकान नहीं है वो मकान नहीं है, इट इज इमोशन इन्वॉल्व। वो हम वास्तु की पूजा करते हैं, हम घर पे लोगों को बुलाते हैं, सो इट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर इन इंडिया। तो सर फर्स्ट रेंट, आप समझ लो आपको कौन सा एरिया अच्छा लग रहा है, आपके बच्चों को कहाँ जम रहा है, आपके पेरेंट्स को कहाँ जम रहा है, आपकी बीवी को कहाँ जम रहा है, ये सबको जहाँ जम रहा है, और फाइनल हो गया कि यही सोसाइटी या यही एरिया में जम रहा है, फिर आप उस हिसाब से बिल्डिंग ढूंढो एंड
The logic is let your money compound for initial 10, 12, 15, 20 years in your career. अब अगर 22, 23, 25 साल में कमाना शुरू कर रहे हो तो 15 साल पहले आप आपके पैसे तो बना लो. इसको अपने एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए कोई व्यक्ति एक डिसेंट अमाउंट 1.5 लाख रुपए महीना कमाता है एग्जाम्पल के तौर पे, और वो 20-1 पे का मान लो रेंट देता है. और जैसे मान लो हम नोएडा में हैं, तो नोएडा में एक घर लेने के लिए, एक फ्लैट लेने के लिए 2 BHK का 70-80 लाख रुपए मिनिमम लगता है और 1.5 करोड़ तक लगता है. और वो वेल्दी माइंडसेट वाला व्यक्ति है, मान एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने, ताकि लोगों को समझ में आए, ऑडियंस को. तो उसको कब घर लेना चाहिए और कितना पैसा उसके अकाउंट में, मान लेते हैं 5 लाख रुपए पड़े हैं, बाकी वो सोचता है कि मैं कुछ लोन की व्यवस्था कर लूंगा, कुछ रिश्तेदार से मांग लूंगा, तो उसको लेना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे या नहीं लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो फिर उसको कितने साल के लिए लेना चाहिए? क्या थोड़ा सा इस पर आप लाइट डाल दीजिए, थोड़ा सा समझा दीजिए इसे. सर अभी 80 लाख का फ्लैट जब आपको 18-20 हजार रुपए रेंट पे मिल रहा है तो इट इज लाइक यूर पेइंग 0.2%, 0.25%. ठीक है. मतलब 0.25% में आपको एक घर मिल रहा है. अब आप बेसिक समझ लो, 0.25% मतलब सालाना आप देखोगे तो इट कम्स टू 3%. ओके, ठीक है. 3% पे आपको एक घर में रहने मिल रहा है और आपका 1 करोड़ रुपया कहीं आपके लिए काम कर रहा है, 80 लाख रुपया कहीं काम कर रहा है, विच इज ग्रोइंग. हम पकड़ लेते हैं 12% से. ठीक है. 12 - 3 9%. ओके, बराबर 9% हो गया. तो भी 80 लाख रुपए पे 9% कितना हुआ? बहुत हो गया, मतलब लगभग 7-7.5 लाख रुपया हो गया. ठीक है. 7-7.5 लाख रुपया आप रेंट पे रह के बना रहे हो पैसिवली. ओके, अगर इसको इस तरह देखें तो यानी कि आप इतना बचा रहे हो, बना रहे हो. ठीक है. क्योंकि यहाँ तो मैं बना रहा हूँ पैसा 12% से, तो मैं तो 80 लाख रुपया अगर मेरे पास कॉर्पस है तो मैं साल का 8 लाख रुपया बना रहा हूँ. ठीक है. यहाँ पर मैं पे कितना कर रहा हूँ? 2.5 लाख रुपया. तो बचा हुआ पैसा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है मेरा. मतलब मैं बचा ही रहा हूँ. सो दैट इज द मनी दैट यू हैव ग्रोन ओवर द इयर्स. सो द पॉइंट इज रेंट्स इन इंडिया आर वेरी वेरी चीप. तो रेंटल इज अ वेरी चीप ऑप्शन. तो इनिशियल ईयर्स ऑफ योर लाइफ मैं बोलता हूँ कि आप पहले आपका पैसा ग्रो कर लो. उसके बाद जब आपने एक पैसा ग्रो कर लिया, उसके बाद देयर विल कम अ टाइम कि आप जब 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी है तो आपका 1-1.5-2 करोड़ का कॉर्पस बन गया, तो आप बोलो यार अभी चलो यार अब इसमें से 50 लाख निकाल दो. 80 लाख का घर लेना है, करोड़ रुपए का घर लेना है, तो 50 लाख रुपए का EMI मतलब लोन ले लेते हैं, उसका EMI लगा देते हैं, 40,000 रुपया आएगा. तो 1,10,000 इज अ बिग अमाउंट, जिसमें आपका घर भी चलेगा, बच्चों का एजुकेशन भी चलेगा, छोटी मोटी चीजें भी चलेगी, और कुछ पैसा आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो. और आपका कुछ एक कॉर्पस तो अभी भी पड़ा हुआ है असाइड, विच इज ग्रोइंग, और उसमें इंक्रीमेंटली ग्रो हो रहा है, और यहाँ पर आपकी लोन चल रही है. तो इन नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर आपका लोन भी खत्म हो जाएगा, आपका कॉर्पस भी बहुत बड़ा खड़ा हो गया है. सो दैट इज द आइडियल टाइम व्हेन यू बाय अ होम. मतलब आपके पास एटलीस्ट उसका अप्रोक्स पैसा उतना आपका कॉर्पस में होना चाहिए जितने का आप घर खरीदना चाह रहे हो, ताकि आप उसके एक बैलेंस अमाउंट में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर लो, प्लस एक लोन का हेल्प ले लो. करेक्ट. क्योंकि अभी जो नई पॉलिसी आ रही है उससे आप लोन का जो पहले बेनिफिट मिलना था वो तो मिलना ही नहीं अब. Am I right? सो पहले ओल्ड टैक्स रेजिम में ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आपका टैक्सेशन बच रहा था, बहुत सारी चीज़ें बच रही थी. तो 1.5 लाख रुपया ATC में बच जाता था, और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो वो पैसा अलग से बचता था, अलग सेक्शन में. तो पैसा बचता था 2.5-3 लाख रुपए एंड अबाउ आप आराम से बचा लेते थे. तो बट मेरे हिसाब से सर टैक्सेशन शुड नॉट बी द एंगल टू गेट इनटू अ डेट ट्रैप. That trap. Okay. क्योंकि वो एक ट्रैप बन जाता है. क्योंकि अर्ली इन योर करियर आप कहाँ फोकस करना चाहोगे? करियर ग्रोथ की तरफ. शायद आपने जैसे सर आप बोल रहे हो कि आप पहले जॉब करते थे, वहां से आपने प्रोफेशन चेंज किया, आज आप इतने सक्सेसफुल हो आपके लाइफ में. वो क्यों है? क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट्स इनिशियल ईयर्स ऑफ योर लाइफ में नहीं लिए होंगे, तब आप इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले पाए आपके लाइफ में. Agreed. अगर आपने वो टाइम पे घर ले लिया होता और 50,000 की EMI लग गई होती, लाख रुपए की तो EMI लग गई होती, तो आपकी लग जाती. आप जो आज इतने सक्सेसफुल हो आपके करियर में, उसका वन ऑफ द की रीजंस है आपने बहुत बड़े मनी कमिटमेंट्स इनिशियल रखे नहीं थे. EMI तो एक ऐसी चीज हो गई कि आपने 25-30 साल के लिए शादी कर ली है किसी तो चीज से. हाँ, हो गई वो तो. तो आपके पास करियर ऑप्शन क्या है? आप है ना बहुत बड़े ट्रैप में हो कि मुझे कुछ भी करके अब जहां भी मुझे 1 लाख, 1.5 लाख,
1.25 लाख 2 लाख सैलरी मिले वहीं जाना पड़ेगा. तो योर करियर चॉइसेस विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन यू, एंड इनिशियल ईयर ऑफ योर करियर विल नाउ स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन कि मेरे को पैसा कहाँ ज्यादा मिलता है. और ये अगेन माइंडसेट है सर. आप पैसे के पीछे भागोगे तो शायद सक्सेस नहीं आएगा. आप प्रोफेशन के पीछे भागोगे, अच्छे काम के पीछे भागोगे जैसे आपने किया है, तो पैसा ऑटोमेटिक आता है. और 3 इडियट में बोला है ना सर एक अच्छा डायलॉग, क्या? कि भाई काबिल बनो, पैसा अपने अपने आप आप जख आएगा. मार के पीछे आएगा. सही तो है. एग्जैक्टली द सेम थिंग सर. सो पीपल हु आर सक्सेसफुल इवन प्रोफेशनली, उनके पास बहुत इनिशियल लेवल ईयर्स में लीवे था कि वो अपना करियर चेंज कर सके, पिवट कर सके. उन्होंने कमिटमेंट्स कम रखे थे, उस वजह से वो प्रोफेशनली भी अच्छा कर रहे हैं. एग्रीड सर. सर आप इतने लोगों से मिलते हो, इतने लोगों को आपने फाइनेंशियल एडवाइस दी है, आपको अभी तक क्या लग रहा है कि ये 2-3 बेसिक्स गलतियां हैं जो हर परिवार मोस्टली कर ही रहा है, और वो आप ऑडियंस को बताओगे तो एटलीस्ट हम उन गलतियों को नहीं करेंगे? सर एक तो जो हमने अभी बात की कि डेट में बहुत ज़्यादा जाओ मत. जब ज़रूरत है तब जाओ और डेट को अच्छे से मैनेज करो. आपने दूसरा अच्छा पॉइंट बताया क्रेडिट कार्ड वाला ट्रैप. तो क्रेडिट कार्ड पे हम लोग जब बात करेंगे तब मैं बताता हूँ. क्रेडिट कार्ड ट्रैप है, लोग तो बोल रहे हैं क्रेडिट कार्ड को यूज करना चाहिए. मतलब इन्फ्लुएंसर तो ये बोल रहे हैं, वो तो बेच भी रहे हैं. वो तो बेच भी रहे हैं. अच्छा मैं पिछले लगभग 2004 या 5 से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ. एक ही क्रेडिट कार्ड है मेरे पास. बहुत लोग क्रेडिट लिमिट बढ़ा लेते हैं, फिर बोलते क्रेडिट लिमिट भी ले लो, जरूरत है तो यूज करना. अरे जब आज लोगों से अपना सैलरी मैनेज नहीं हो रहा है, उसके ऊपर क्रेडिट लिमिट दे दी, उसमें भी हाईएस्ट क्रेडिट लिमिट ले ली, उसके बाद आपके पास खुले हो गए. आप बोलोगे पैसे नहीं है, खर्चा करना है, कैसे करूं? कार्ड है आपके पास. एक पहली बार सिर्फ वो ओपन हो जाता है, एक बार ओपन हो गया, फिर आप बोलोगे नेक्स्ट टाइम यूज नहीं करूंगा. फिर एक बार हो गया, फिर एक बार हो गया, फिर एक बार हो गया, फिर उसकी आदत लग गई, फिर उसकी लत लग गई, फिर आपको उसके बिना जमेगा नहीं. आप कल का पैसा जो कमाने वाले हो वो आज वापर रहे हो. ओके. योर टुमारोज इनकम और टुमारोज कैश फ्लो यू आर यूजिंग टुडे. तो अगर कल पैसा नहीं आया तो आप लंबे फंसे. तो मेक श्योर डिलीजेंटली अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, उसके पॉइंट्स कमाने के लिए यूज किया, स्मार्टली यूज किया, कैलकुलेटिव हो, आपको समझते हैं उसका यूज क्या करना है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है. अगर आपको उसका यूज नहीं समझ रहे तो बहुत बुरा चीज है. हर चीज की एजुकेशन है. मतलब क्रेडिट कार्ड भी यूज करना है तो एजुकेट हो जाओ पहले. सर इंटरनेट आया तो इंटरनेट इज अ ब्लेसिंग और इट इज अ कर्स. आई थिंक मेरे लिए तो ब्लेसिंग्स है, क्योंकि मेरा तो काम उसी से बड़ा है. और आपके चैनल को देख के जो लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा Blessing. फायदा है. बट जो टाइम पास कर रहे हैं, जो 50 चीज देख रहे हैं, जो काम की नहीं है, जो एडुकेट नहीं कर रही है, जो कुछ हेल्प नहीं कर रही है, जो अपग्रेड नहीं कर रही है, उसके लिए इंटरनेट क्या हुआ? वेस्ट ऑफ टाइम. कर्स हो गया उसके लिए. उसके लिए कर्स हो गया. तो चीज है, आप अगर उसको यूज कर पा रहे हो तो कर लो, और नहीं कर पा रहे हो तो उससे दूर हो जाओ. तो क्रेडिट कार्ड इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. इट इज अ टूल. इफ यू यूज इट वाइजली इट इज गुड फॉर यू. इफ यू डोंट यूज इट वाइजली इट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू. तो ये तो एक्चुअली फिर सब पे लागू होगा, जो हमारी स्पेशली जो अपकमिंग जनरेशंस हैं, जेनजीज हैं, या जो अभी नया नया पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं. तो कुल मिला के, क्योंकि पीयर प्रेशर बहुत है, कंपैरेटिव भी बहुत है, तो अभी तक आपसे बात करते समझ में आया कि आप अपने जो कमा रहे हो ना उसको लगभग 40% कम मान के चलो. आप अगर लाख रुपए कमा रहे हो तो आप मान के चलो 60,000 ही कमा रहे हो, उससे ज्यादा है ही नहीं. आप 40,000 छोड़ दो, भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो, तभी आप उसको सही तरीके से. नहीं तो फिर नया आईफोन आएगा, आप फिर मजाक चलेगा कि किडनी बेच के मैं आईफोन खरीद लूँ. आई टोटली एग्री. अब इसमें ना एक बहुत अच्छा पॉइंट है. मेरे फादर बैंक से रिटायर हैं, मेरे फादर इन लोग भी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हैं. इन सबके पास पेंशन्स हैं, हम लोगों के पास तो नहीं है. तो फिर हमें क्या करना चाहिए? रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करें? रिटायरमेंट मतलब कि कोई तो एक ऐसा समय आएगा जब हम शायद काम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, तब क्या करें? सर पहले के टाइम में ना एक बहुत अच्छी चीज थी, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनको बहुत बड़ा फायदा था. ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही थी जो अप्रोक्सीमेटली 2004-05 से बंद हो गई, एंड इट इज मूव टू एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, कि जहाँ पर आप थोड़ा पैसा डालो, एम्प्लॉयर थोड़ा पैसा डालेगा, और जो पैसा बना वो आपका पैसा है, वो आप लेके चले जाओ.
तो यहाँ पर फुल प्रूफ रिटायरमेंट अभी किसी के पास नहीं है प्लान। ओके। एंड दूसरी चीज, रिटायरमेंट की जरूरत क्यों है? क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज गेटिंग बेटर, क्योंकि मेडिकली एडवांस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। और तीसरी चीज, नाउ पीपल डोंट टॉक ऑफ रिटायरमेंट सर, पीपल टॉक ऑफ फाइनेंशियल रिटायरमेंट। रिटायरमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसा रिडंडेंट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब 60 साल तक कितने लोग को आप जानते हो यंगस्टर को जो बोलेगा मैं काम करूंगा? देखो 60 तो कहाँ पहुंचते हैं सर। पहले ही बोलते हैं कि उनका जो सही भी है कि हाँ मैं 45 में रिटायर होना चाहता हूँ। जैसे अभी मैम का अपने एग्जांपल दिया था कि वो 45 में वो उस करंट अपनी जॉब से बाहर आके एंजॉय करना चाहती हैं लाइफ को। हो सकता है बाद में माइंडसेट चेंज करें, लेकिन माइंडसेट तो है उनका। बिल्कुल। तो सर 60 इज रिटायरमेंट बिकॉज यू विल बी किक्ड आउट एनी हाउ। उससे ज्यादा कोई एक्सटेंशन ही नहीं है। नहीं। शायद एक आधा साल का मिल गया होना सीनियर पोजीशन तो बात अलग है, बाकी कुछ नहीं है। बट यहाँ तो क्या हो गया है, इधर योर स्किल सेट इन योर 50s गेट रिडंडेंट, और इधर यू गेट सो स्ट्रेस्ड आउट ऑफ दैट कॉर्पोरेट कल्चर जहाँ पर 200-250 घंटे आप काम कर रहे हो कि आप उसके बाद सस्टेन ना कर पाओ, बोलो बस हो गया मेरा। तो नाउ द लॉजिक इज कि भाई मेरे को 50 की उम्र तक ऐसा प्लान करना है कि आई हैव अ चॉइस। 45-50s में अपने को चॉइस है टू डिसाइड वेदर आई वांट टू वर्क और नॉट। दैट इज अ डिफरेंट पावर है सर, अपन जिसकी बात कर रहे हैं। यू विल हैव अ चॉइस टू डिसाइड मेरे को काम करना है कि नहीं करना है। बहुत बड़ी बात है। आई हैव अ चॉइस टू डिसाइड कि भाई मैं 8 घंटे नहीं 4 घंटे काम करना चाहता हूँ। आई हैव अ चॉइस, आई डोंट वांट अ एक्टिव जॉब, आई वांट टू गो इनटू एडवाइजरी, कंसल्टिंग, XYZ। आई विल हैव अ चॉइस फॉर एवरीथिंग। दिस इज द पावर ऑफ फाइनेंशियल रिटायरमेंट। और वो पावर कैसे आएगी? जब आपके पास कोई इनकम पैसिवली आ रही है। और वो पैसिव इनकम आने का वन ऑफ द बेस्ट मीडियम्स इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, SWP। पैसा निकालना, ये समझाओ। अब तक इंडिया में लोग एक ही चीज समझे कि हमको पैसा डालना है, डालना है, डालना है, डालना है, डालना है। बूंद बूंद से सागर बन गया, सागर बन गया, सागर बन गया। बट जिस दिन सागर बन गया उसमें से भाई मेरे को वापस इसमें तो बूंद निकालनी भी है। अच्छा, सागर में ना मेरे होते बने हैं, मेरे बच्चे अगर उसका फायदा लेंगे तो वो नहीं चाहिए। वो ठीक है, करना है मेरी जो ड्यूटी है, लेकिन मैं तो अपनी लाइफ को एंजॉय करूं। बिल्कुल। हाँ। तो सर HWP के ना 2 बड़े फायदे। ओके। और इसमें रिटायरमेंट प्लानिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स मिल जाएगा आपको। HWP अब जब 6 से 9% के बीच में लेते हो और आपका पैसा 12, 13, 14% से ग्रो हो रहा है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान वाले फंड्स में, तो उससे क्या फायदा होता है कि मैं 6, 7, 8% से पैसा निकाल रहा हूँ। ठीक है। तो ऊपर का जो 4-5% है वो तो मेरा ग्रो हो रहा है, वो तो मैं ले नहीं रहा हूँ। ठीक है। तो एक साइड पे मेरे को इनकम आ रही है, दूसरे साइड पे मेरा पैसा ग्रो हो रहा है, और तीसरे साइड पे जो मेरे को जो इनकम आ रही है विच इज वेरी वेरी टैक्स एफिशिएंट, उससे मेरे को इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आता है, वो कैपिटल गेन्स में आता है। तो उसके बहुत ही अलग फायदे हैं। तो मैं अपना ही पैसा निकाल रहा हूँ, सस्ते में निकाल रहा हूँ और बहुत अच्छी तरीके से उसको मैनेज कर रहा हूँ। SWP को ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं, मतलब ये म्यूचुअल फंड है या सिप है और किससे शुरू होगा, कितने रुपए डालने से शुरू होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे थोड़ा सा आप पैसे वाले टर्म में समझाओ आप। सर तो एक हमारे बहुत पुराने क्लाइंट है, उनकी बात करता हूँ। उन्होंने छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करते रहे, छोटी मोटी SIP लगाई हुई थी। उस टाइम पे बात कर रहा हूँ, अर्ली 2000s की बात होगी। तो वो टाइम पे छोटी मोटी SIP लगाई हुई थी। वो कुछ कॉर्पस उनका बन के 2005-6 में ऑलमोस्ट अराउंड 9-9.5 लाख रुपए हो गया था। तो उन्होंने बोला भाई इसको मैं राउंड फिगर कर देता हूँ और मैं इसको 10 लाख कर देता हूँ। तो 10 लाख कर दिया। उन पे वो हर महीने 7,500 रुपए ले रहे थे। ओके। विड्रॉ कर रहे थे 10 लाख में से। कर रहे थे। ठीक है। क्योंकि अब तो कॉर्पस बन गया, वो रिटायर कर चुके, अब उनको इनकम आनी चाहिए कहीं ना कहीं से। ठीक है। जो भी छोटा मोटा कॉर्पस था, बट वहां से इनकम अभी जनरेट करनी है, वो हमारा काम है। ठीक है। तो उन्होंने इनकम जनरेट करना शुरू किया, तो महीने का 7,500 रुपया आना शुरू हो गया। तो साल का 9% होता है वो। ओके। तो उन्होंने पैसा लेना शुरू कर दिया 7,500 ऑन अ मंथली बेसिस, और आते गया समवेयर इन 2015-2016 उनकी डेथ हो गई वो अंकल की। ओके। तो हमारे पास 10-11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हुआ क्या। ठीक है।
तो 7,500 रुपए के हिसाब से वो क्लोज टू 9,30,000 रुपए ले चुके थे। ठीक है, इस पूरे 10 लाख टेन्योर पे में। ठीक है 7,500 के हिसाब से 9,30,000 वो ले चुके थे। ठीक है, 10 लाख रुपए उनका था, उसमें से वो हर महीने निकाल रहे हैं और उसमें से लगभग इतना निकाल भी लिया। निकाल लिया। ठीक है। तो 9,30,000 रुपया आ गया। हम्म, ये पैसे के ऊपर जब उनके सन को ये पैसा मिला, क्योंकि नॉमिनी वो था तो इनहेरिट उसने किया वो पैसा, तो पैसा हो गया था 18 लाख रुपए। पैसा निकालने के पास पैसा डबल भी हो गया। ठीक है, ये बढ़िया था। तो ये क्या हो गया कि 10-11 साल के पीरियड में उनका पैसा वहाँ ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, और उन्होंने जितना पैसा डाला था उतना तो निकाल लिया। तो उसीलिए मैं बता रहा हूँ, इट इज ड्यूअल बेनिफिट। वन बेनिफिट इज योर मनी इज ग्रोइंग, अदर बेनिफिट इज यू आर मेकिंग मनी। उसमें टैक्सेशन में जाए, जो पैसा लिया वो उनको पूरे का पूरा कोई टैक्सेबल इनकम ही नहीं आई, तो उनका पूरे का पूरा पैसा टैक्स फ्री हो गया उनके जेब में। जो भी इनकम आई वो उनके लिए टैक्स फ्री हो गई। तो इट इज यू आर यूजिंग मोर अमाउंट ऑफ मनी फॉर योर सेल्फ एंड लिविंग। आप ज़्यादा पैसा छोड़ के जा रहे हो नेक्स्ट जनरेशन के लिए, क्योंकि इंडिया में 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं सर। रिटायरमेंट जब भी प्लान करो तो इट इज ऑन बेस्ड ऑन 2 कॉन्सेप्ट। ओके। वन कॉन्सेप्ट इज कि मैं अपना ब्याज यूज करूं, आई एम इंडिपेंडेंट, मैं खुद का वो खोता इंडिपेंडेंस वो रहना चाहिए, मेरा हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरा हाथ ऐसे रहे मरते दम तक। बच्चों से नहीं मांगना, बच्चों से नहीं मांगना, भले मैं कम जीऊँ, अच्छे से ना जीऊँ, फ्रूगली जी लूँ वापस, बट बच्चों से नहीं मांगूंगा, क्योंकि वो उनका सेल्फ एस्टीम का सवाल है। और दूसरी बात, जिसने 30-35 साल अपने लाइफ के कमाने में दिए, उसको मांगने का कितना बुरा लगेगा सर। आप एक चीज सोच लो इमोशनल एंगल से, तो जब पूरी लाइफ आपने 35 साल पैसा दिया है घर में, और जब आपको लेने का टाइम आए तो कैसा लगेगा? बुरा लगता है। सो यार 35 years ऑफ हार्डवर्क इज योर रिटायरमेंट फेज। अक्यूमुलेशन है, तो अगर अक्यूमुलेशन में अच्छा किया तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो फेज आएगा, जहाँ पर आप पैसा ले रहे हो, क्योंकि कमा नहीं रहा हूँ, वही पैसे से मेरे को चलाना है, तो उस फेज में कितना मजा आएगा इफ यू हैव अबंडेंस। एग्री। तो अगेन वो वाली चीज है। और दूसरी चीज, हम जो बात कर रहे हैं, इंडिया में इनहेरिटेंस बहुत अच्छा है। आप कोई भी आपके हाउस होल्ड के काम करते हैं, मेड्स है, काम वाले जो भी है, ड्राइवर्स है, जो भी लोग हैं, वो लोग भी, पता है इंडिया का एक कल्चर है, वो भी इनहेरिटेंस में कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे। सही बात। भले एक छोटा सा 1 रूम का घर हो, सोना हो, एफडी हो, कुछ ना कुछ छोड़ के जाते। तो आपने खुद के लिए तो काम कर लिया कि आप अपना इंटरेस्ट यूज कर रहे हो, आप अपनी इनकम यूज कर रहे हो, आपने आपकी इनकम बिल्ड कर ली जिससे आपका खर्चा चल रहा था, आपने इंडिपेंडेंस एंजॉय कर रहे हो। ओवर एंड अबाउट दैट, आप जब नेक्स्ट जनरेशन को देके जा रहे हो पैसा, तो यू आर मेकिंग देम वेल्दियर। हाँ, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। ठीक है। सो दैट इज वेयर, इसी को हम बोलते हैं इंटरजनरेशनल वेल्थ। इंटरजनरेशनल वेल्थ। अच्छा, ठीक है। आप, वो रिले होता है, रिले में आपको कोई देके जाता है, उसने भले 4 नंबर पे लिया है, आपको 3 नंबर पे दे दिया, तो हैज ही डन समथिंग बेटर? हाँ, जो हम बात कर रहे थे एक्चुअली में वही, कि अगर आपने अपने सिस्टम को सही नहीं किया, फाइनेंशियली अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, माइंडसेट को, तो आप तो लोअर में चले जाओगे। जो लोअर वाला है, क्योंकि वो अपने आप को अपग्रेड भी कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी, इंटेंट भी बहुत स्ट्रांग है, तो वो रिले रेस में है। बिल्कुल 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 सर। और हम शायद वो 100 मीटर वाली में होंगे वो लोग, क्योंकि उसके बच्चे को भी वहां से शुरू करना पड़ेगा जीरो से, वो रिले में नहीं। एग्जैक्टली सर। ओके, एग्रीड। तो ये कुल मिलाकर ये सिस्टम, अगर आप कॉर्पस बना लेते हो अपना म्यूचुअल फंड के थ्रू, थोड़ा सिप के थ्रू, इन चीजों को समझकर, तो आप एक अच्छा अमाउंट निकाल भी पाओगे आफ्टर व्हेनेवर यू वांट टू रिटायर, फाइनेंशियली रिटायर। ब्यूटीफुल सर। और उसके साथ आपको आपका रिटायरमेंट प्लान सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट्स या ऐसी सब चीज़ों से नहीं करना चाहिए। उसके 2 कारण हैं। ओके। 90s में फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट थे अराउंड 14, 15, 17%। ठीक है। 2000 आते आते इंटरेस्ट रेट्स हो गए क्लोज टू 12%, 10% के करीब। उसके बाद हो गए 9%, 8% के करीब। आज इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं एफडीज में 7% के करीब। अब आप समझ लो, आपने पूरी की पूरी आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग फिक्स्ड डिपॉजिट पे की होती, तो यहाँ से आपकी इनकम कम हो रही है और यहाँ से इन्फ्लेशन बढ़े जा रहा है। अच्छा, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो ये इतनी डेडली कॉम्बिनेशन है।
तो उसके लिए लेकिन वो माइंडसेट है सर, क्यों हमें लगता है कि एफडी में पैसा मेरा सिक्योर है, म्यूचुअल फंड में सिक्योर नहीं है, या सिप में या शेयर मार्केट में। अभी शेयर मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे और लोगों ने पैसा निकाल लिया। everything is more of psychology, is more of behavior, is more of mindset than numbers, than finance, than any other thing in this world. ओके क्योंकि जब आप माइंडसेट बना लोगे कि सिक्योरिटी करते करते मैं मर रहा हूँ 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 मर रहा हूँ, पता है कि मरने वाला हूँ, फिर भी मैं वो रूट को चेंज नहीं कर रहा हूँ। There has to be some pivot, there has to be some tweaks, there कुछ तो has to पैसा be some रखना चाहिए, changes. कुछ तो पैसा एफडी में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? सर एफडी करनी चाहिए, एफडी बहुत बढ़िया चीज है, एफडी एक सर्टेन अमाउंट करनी चाहिए जो आपको सेफ्टी सिक्योरिटी दे। ठीक है, बट आपका पूरा का पूरा भी आपका 5 करोड़ का कॉर्पस है, रिटायरमेंट कॉर्पस 2 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस है, 10 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस है, वो पूरा का पूरा पैसा अगर आपने एफडी में लगा दिया तो यू आर नॉट बीटिंग इन्फ्लेशन। आपको आज नहीं 25 साल बाद कहीं ना कहीं पिंच करना शुरू कर देगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली आर गोइंग थ्रू अ सर्टेन फेज, दे आर गोइंग डाउन। ओके फेयर। सबका ना, जैसे आपने मुझे एक बात बताई थी ऑफ कैमरा भी, आप पहले जॉब में थे, एम आई राइट? तो Yes. मैंने भी जैसे एक कॉमन चीज निकल के आ गई कि मैं भी जॉब में रह चुका हूँ। मुझे मेरा प्रोफेशन बहुत पसंद है, आई लव टू टॉक, आई लव टू हेल्प पीपल। व्हाट डू यू फील, आपको अपने आपके प्रोफेशन में क्या पसंद आता है? सर मतलब या वो वाला सिस्टम तो नहीं है कि हाँ अभी घर का बिजनेस था तो आना ही था, ऐसा? सर मैं ना बचपन से, मतलब आई वॉज 4-5 years old when this business was started. 1995 में शुरुआत हुई थी, मेरी उम्र अराउंड 5 साल की रही होगी। तो मैं जब ये बिजनेस शुरू किया था तो शुरू किया था पैसों के हिसाब से कि पैसे आएंगे, थोड़े कमाएंगे, ये सब होगा। बट आफ्टर अ पॉइंट हम सबका माइंडसेट ऐसा चेंज हो गया ना। क्यों हुआ उसका रीज़न बताता हूँ। कोई लोग आएगा तो हमारे यहाँ पर किसी का इनवाइट आया था कि, तो हम लोग उनके घर के ओपनिंग में गए थे, ओके हाउस वार्मिंग जिसको बोलते हैं। तो हम लोग एक क्लाइंट के हाउस वार्मिंग में गए, तो 50-100 लोग 200 लोग को बुलाया हुआ था, हाउस वार्मिंग था उसमें, और मैं और मेरे फादर 2 जन गए थे वो हाउस वार्मिंग में। तो वो दूर से बंदा मेरे फादर को देख के भागते भागते लेने, अरे जयेश भाई आओ 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 आओ। मैं देख रहा हूँ यार ये क्या हो रहा है। स्मॉल दैट टाइम, ये 2005-6 की बात है। ओके और मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं 16-17 साल का था तब की बात है। और सबके बीच में बता रहे हैं कि जयेश भाई की वजह से ना अपना घर हुआ है, आपके पापा की वजह से? मेरे फादर की वजह से उनका घर हुआ है। एंड आई वाज लाइक, मैं एक स्टेप पीछे चला गया, मतलब ये क्या हुआ? तो बोलते ये इतना मेरे को पुश करते थे, उन्होंने मेरे को इतना फोकस्ड रखा था कि अपने को घर खरीदना है, अपने को घर खरीदना है, अपने को घर खरीदना है, उसके प्लान, उसके लिए पैसा बचाओ बचाओ बचाओ। बोलते अगर वो पुश मुझे नहीं मिला होता तो शायद मेरा घर नहीं हुआ होता। वही पैसा निकाला, वहीं से एक बहुत बड़ी डाउन पेमेंट कर ली और उसी से उनका घर हुआ। सो एक इससे इतना बड़ा, हम लोग देखते हैं बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उनके बच्चे पढ़ाई कर ली, मास्टर्स कर लिया, MBBS कर लिया, कोई लोग वेकेशंस पे जा रहे हैं, कोई लोग फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके हैं, कोई लोग पैसिवली जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने जीवन को। तो ये प्रोफेशन में ना सर शुरुआत हुई थी पैसे कमाने से, बट वो बनते 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 पता चला साला ये तो नोबल कॉज है। ट्रू, बिल्कुल, अब मुझे भी लगता है सच में नोबल कॉज है। और सर उससे बड़ी ब्यूटी मैं आपको बताता हूँ, मेरा माइंडसेट है ना बहुत बड़ा चेंज है। मैं पॉजिटिव ही सोचता हूँ, मैं नेगेटिव सोच ही नहीं पाता ये धंधे में। जैसे अब समझो आप मेरे क्लाइंट बन रहे हो, तो मैं सोचूंगा कि आप आज 10 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो, तो यार ये 15 कमाए, ये 20 कमाए, जितना ज्यादा कमाएगा उतना ज्यादा बचाएगा। अच्छा, तो मेरे भी आप पे आप मेरे लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे मैं हो? आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा क्लाइंट कैसे ज्यादा तरक्की करे, ओके मेरा क्लाइंट कैसे ज्यादा पैसे कमाए, मेरा क्लाइंट कैसे $1 million बनाए, $2 million बनाए, $5 million का नेटवर्थ क्रिएट करे और उसके बच्चे भी उतने स्मार्ट निकले। तो मेरे लिए तो ये प्रोफेशन ऐसा बन गया है। तो मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ शायद मैं अगर डॉक्टर होता और कभी क्लिनिक बंद होती, मक्खी मार रहा होता, मैं बोलते यार लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं।
ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट है बट दिस इज द सैड ट्रूथ। मैं ऐसा सोचता, यहाँ तो मैं उल्टा ही सोचता हूँ। मैं सोच रहा हूँ यार वो क्लाइंट की कंपनी कब आईपीओ कर ले, वो क्लाइंट जो स्टार्टअप है वो अपनी कब बेचने वाला है, जिसे करोड़ों रुपए आने वाले, उसकी कंपनी कब सक्सेस करे, उसका कब नेक्स्ट प्रमोशन हो, उसका कब नेक्स्ट रेज हो, ये सब चीज़ें सोचता हूँ। वो कब घर खरीद ले, वो कब बड़ा घर खरीद ले, लोन के बिना खरीद ले। तो मेरे को लगता है कि जो क्लाइंट अपने फायदे के लिए सोच रहा है और मैं भी उसके फायदे के लिए सोच रहा हूँ, तो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती है। मैं समझ सकता हूँ। और आपका जो चेहरे पे जो भाव आ रहे हैं ना वो भी मुझे ना मीका सिंह का एक डायलॉग याद आ गया। एक इंटरव्यू में बता रहे थे, पता नहीं आपने कभी सुना नहीं सुना, वो वैष्णो देवी माता की यात्रा कर पे जाना था, तो अपने साथ पूरी टीम को ले गए और उनको ये बोला कि तुम लोगों को मैं पैसे दूंगा, तुम्हारा एक ही काम है, तुम कुछ नहीं मांगोगे माता से, इतना ही बोलोगे कि मीका सिंह को तरक्की दे, मीका सिंह को तरक्की दे, मीका सिंह को दे, क्या मैं कमाऊंगा, मैं ही तो तुम्हें पैसे दूंगा। मतलब इस तरह से हम आपको हायर कर सकते हैं कि हमारे लिए मैनिफेस्ट करो। ये बढ़िया था। बिल्कुल सर। और सर एक चीज मैं मानता हूँ कि जब भी कोई भी प्लान करो या कुछ भी करो, जब आपका रूट स्ट्रांग होता है ना, रूट इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट। वो जब मजबूत है तो क्या है, जब वो सीजन आती है तो बहुत सारे लीफ ड्राई हो जाते हैं, निकल जाते हैं, फिर नई सीजन आती है तो वापस आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, बट व्हाट इज कांस्टेंट? रूट। तो हाउ स्ट्रांगली यू आर रूटेड, हाउ स्ट्रांगली यू आर, मतलब वो कितना मजबूत है, वो कितना डेप्थ है। इट इज लाइक अ आइसबर्ग, दिखे भले छोटा बट नीचे आपकी डेप्थ इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप हिलो नहीं ऐसे कंडीशंस में, विच इज हाउ यू शुड प्लान योर फाइनेंसेस। एग्रीड। मुझे आपके साथ आज बात करके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। दो आई एम एक्स बैंकर, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि मेरे भी आज माइंडसेट में काफ़ी बड़ा शिफ्ट आया है चीज़ों को समझने में, कैसे पैसे को लेकर प्लान करना चाहिए। इट्स अ सीरियस गेम एंड फॉर सीरियस गेम यू नीड अ कोच, यू नीड एडवाइज़र। और शायद हम यहाँ पे पीछे हटते हैं, लेकिन मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट रहेगी, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखने के लिए कोच के पास जाते हैं, हम छोटी से छोटी चीज़ सीखने के लिए कोच के पास जाते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों जा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने जरूरी है, पैसा बनाना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। अब मुझे समझ में आता है कि शायद वो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के बिना संभव नहीं है। पैसा तरीके से कमाना है तो कोच लगेगा, आपके पास टेक्निक्स होनी चाहिए पैसा कमाने की, और उसको बनाने के लिए कोच होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपने आज हमारे ऑडियंस को बहुत गाइड किया, मुझे भी गाइड किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय पॉडकास्ट। थैंक यू सर, माय प्लेजर। अगर अभी तक हमारे पॉडकास्ट को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो? लाइफ में ग्रो नहीं करना क्या? वेल्थ नहीं चाहिए या हेल्थ नहीं चाहिए, रिलेशनशिप नहीं चाहिए? अगर सब चाहिए, ये पॉडकास्ट आपको बहुत कुछ देने वाला है। अभी सब्सक्राइब कर लो, अभी बेल आइकन दबा लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।